नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम रमेश प्रसाद है। तो चलिए अब ये कहानी रमेश प्रसाद के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी जरूर दिखाएंगे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रमेश प्रसाद है और मेरी उम्र लगभग 42 साल है। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, बस इतना जानता हूँ कि जिंदगी में अगर पेट भरना है तो सड़क से रिश्ता निभाना पड़ता है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ जहां खेती भी होती है और मजदूरी भी। मेरे पिताजी भी ट्रक चलाते थे और उन्हीं से मैंने स्टीयरिंग पकड़ना सीखा। माँ बहुत पहले गुजर चुकी हैं और गांव में मेरी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। हर महीने का किराया, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ इस ट्रक पर ही टिका हुआ है। मेरा ट्रक पुराना है लेकिन भरोसेमंद है। उसका नाम मैंने शिव शक्ति रखा है क्योंकि मुश्किल वक्त में यही मेरा भगवान बनता है। मेरे साथ जो क्लीनर है उसका नाम मुन्ना है। मुन्ना उत्तर प्रदेश के एक गांव से आया है। उम्र लगभग 25 साल, पतला सा शरीर, हमेशा गले में रुमाल और चेहरे पर बच्चों वाली मुस्कान। मुन्ना पहले एक ढाबे पर काम करता था, पर कम पैसों की वजह से मेरी गाड़ी पर आ गया। उसे रात से डर लगता है पर मजबूरी में साथ निकल पड़ता है। मुन्ना मुझे भैया कहता है और मैं उसे अपना छोटा भाई मानता हूं। उस दिन हम गुवाहाटी के बाहर एक गोदाम में खड़े थे। शाम का वक्त था, आसमान में बादल थे और हवा में नमी थी। गोदाम के मालिक ने बताया कि माल लोहे के पुर्जे हैं जो एक छोटी फैक्ट्री तक पहुंचाने हैं। जगह का नाम सुनकर मेरा मन थोड़ा भारी हो गया। जगह थी असम का जंगल इलाका, जहां सड़क पतली होती है और रात में आदमी कम मिलता है। मुन्ना ने धीरे से पूछा, भैया रात में निकलना पड़ेगा क्या? मैंने हिसाब लगाया तो समझ आया कि अगर सुबह तक रुकते तो नुकसान हो जाता। माल जरूरी था और पैसा और भी ज्यादा, इसलिए मैंने हाँ कर दी। ट्रक में माल भरा गया, जंजीर से बांधा गया और हमने भगवान का नाम लेकर इंजन चला दिया। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। शहर की रोशनी पीछे छूट रही थी। सड़क लंबी होती जा रही थी और जंगल पास आता जा रहा था। मुन्ना केबिन में बैठकर कभी इधर देखता, कभी उधर। रेडियो पर पुराने भजन चल रहे थे जो थोड़ी हिम्मत देते थे। मैं स्टीयरिंग पकड़कर सिर्फ सड़क देख रहा था। जंगल घना होता जा रहा था। पेड़ सड़क के बिल्कुल पास आ गए थे। उनकी परछाइयां हेडलाइट में अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं। हवा तेज हो गई और कहीं दूर जैसे कोई औरत की हल्की सी आवाज हवा के साथ घूमकर गाड़ी तक आ रही हो। मुन्ना ने पूछा, भैया आपने कुछ सुना? मैंने कहा, बस हवा होगी। पर सच यह था कि उस वक्त मेरा दिल भी ठीक से साथ नहीं दे रहा था। सफर शुरू हो चुका था और मुझे लग रहा था कि यह रात आसान नहीं जाने वाली। जिसके बाद मैं स्टीयरिंग पकड़कर ट्रक को चलाते हुए जंगल के बीच से आगे बढ़ रहा था और मुन्ना खामोशी से बैठा था। तभी अचानक से वह मेरी तरफ देखता है और कहता है, भैया ये रास्ता दूसरे जंगल वाले रास्तों से काफी अलग और वीरान लग रहा है। यहाँ तो कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा है और कोई ढाबा भी काफी मुश्किल से ही नजर आता है। और ऐसा महसूस होता है कि इस रास्ते से कोई दूसरा ट्रक भी नहीं गुजर रहा है और दूर दूर तक कोई इंसान तो नजर आना जैसे कोई चमत्कार है। लेकिन तभी मैं यानी रमेश मुन्ना को शांत कराता हूं और कहता हूं, अरे मुन्ना, तू ज्यादा सोच रहा है। ये जंगल वाला रास्ता है और वैसे भी यहां से कोई दूसरी गाड़ी या ट्रक नहीं गुजरता है। अब तू ज्यादा सोचना बंद कर और आराम से बैठ जा। जिसके बाद मुन्ना खामोशी से बैठ जाता है और थोड़ी देर के बाद पॉकेट से सिगरेट निकालकर पीने लगता है और हम दोनों सफर पर ध्यान देते हुए सफर को आगे बढ़ा रहे थे। तभी अचानक से रास्ते के बीच से ऐसा महसूस होता है जैसे कोई काली परछाई गुजरी है और उसे सिर्फ मैंने यानी रमेश ने ही देखा था। लेकिन मुन्ना को कुछ भी नजर नहीं आया था।
इसलिए मैंने सोचा कि मेरे दिमाग का वहम होगा और मैं उस बात को नजरअंदाज करके ट्रक चलाने लगता हूं। और मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा था और अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे मेरा सीना किसी बोझ या खौफ से भरी हो गया हो। तभी देखते ही देखते सब कुछ सामान्य हो जाता है और लगभग 1 घंटा सफर करने के बाद हम दोनों जंगल के और गहरे वाले हिस्से में घुस जाते हैं और चारों तरफ सिवाय अंधेरे जंगल के कुछ भी नहीं था। तभी मुन्ना कहता है, भैया मुझे चाय पीने की तलब हो रही है, अगर हो सके तो कोई रास्ते वाले ढाबे में रोक दो और चाय पिला दो। जिसके बाद मैं मुन्ना की इस बात को सुनकर अच्छा महसूस करता हूं और सोचता हूं ठीक है, चलो थोड़ा आराम भी हो जाएगा और सफर की थकान भी उतर जाएगी। जिसके बाद 10 मिनट तक मैं उस घने और अंधेरे जंगल के बीच कोई ढाबा या दुकान ढूंढने लगता हूं जहां चाय मिल जाए, लेकिन दूर दूर तक कोई भी ढाबा नजर नहीं आ रहा था। इसलिए मैं भी परेशान हो गया। लेकिन काफी देर तक देखने के बाद मुझे जंगल के कोने में साइड पर एक छोटा सा ढाबा नजर आता है जिसमें लालटेन जैसा कुछ रोशनी जल रहा था। और मैं मौका देखकर उस ढाबे के नजदीक जाकर ट्रक को रोक देता हूं और ट्रक को जंगल वाले रास्ते से थोड़ा हटकर साइड में पार्क कर देता हूं। और मुन्ना और मैं दोनों ट्रक से उतरकर उस ढाबे के पास जाने लगते हैं। और उस ढाबे के पास आते हैं तो देखते हैं एक बूढ़े चाचा जी उस ढाबे के अंदर एक लंबे से कुर्सी जैसी चीज पर बैठकर सो रहे थे और लालटेन जल रहा था। तभी मैं उस चाचा जी को आवाज लगाता हूं और कहता हूं, चाचा जी आप हमें चाय पिलाओगे? लेकिन चाचा जी काफी गहरी नींद में थे और उनकी आंख नहीं खुल रही थी, जैसे वह घोड़ा नहीं, घोड़ों का अस्तबल बेचकर सो रहे हों। तभी थोड़ी देर तक उन्हें आवाज देने के बाद उनकी आंख खुल जाती है और वह कहते हैं, अरे भाई तुम लोग कौन हो और इतनी रात जंगल के बीच क्या कर रहे हो? तभी मुन्ना कहता है, चाचा जी हम लोग ट्रक ड्राइवर हैं और ट्रक लेकर सफर पर हैं और माल डिलीवरी करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी चाय मिल जाती तो दिल को सुकून और आंखों से नींद दूर चला जाता। जिसके बाद चाचा जी कहते हैं, ठीक है आओ अंदर आकर कुर्सी में बैठ जाओ, तब तक मैं चाय बनाता हूं। जिसके बाद मैं पॉकेट से बीड़ी निकालकर बीड़ी पीने लगता हूं और तब तक मुन्ना भी सिगरेट पी रहा होता है। जिसके बाद चाचा जी चाय बनाने के लिए सारा सामान एक जगह करके चाय बनाने लगते हैं और कहते हैं, बेटा क्या तुम लोग आगे वाले जंगल के रास्ते से आ रहे हो? तो मैं कहता हूं, नहीं चाचा जी हम लोग तो आगे वाले जंगल में अभी जाएंगे। जिसे सुनकर चाचा जी हैरानी से हमारी तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा तुम लोग मुझे इस रास्ते में पहली बार नजर आ रहे हो और शायद तुम लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि तुम लोगों ने इस रास्ते में आकर कितनी बड़ी गलती की है, और वह भी आज की रात, जबकि आज अमावस की रात है और ऊपर से तुम लोग उस जंगल वाले इलाके में जा रहे हो जहां पर जाने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया है, और आज तो वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और वह आज किसी को नहीं छोड़ेगी। तभी मुन्ना कहता है, अरे चाचा जी आप ये सब क्या मन घड़ंत बात कर रहे हो? ये सब कुछ नहीं होता है। जंगल में बस जानवर रहते हैं और हमें इन सब से क्या लेना देना। हम लोग तो बस माल डिलीवरी करने के लिए इस रास्ते से जा रहे हैं। तभी मैं थोड़ा बेचैन होकर चाचा जी से पूछता हूं, चाचा जी आप किसकी बात कर रहे हो जो शिकार करती है और वह कौन है? तो चाचा जी कहते हैं, बेटा अगर जानना चाहते हो तो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना होगा वरना कोई फायदा नहीं होगा। तभी चाचा जी कहते हैं, बेटा आज से 80 साल पहले इस जंगल के पास कुछ डाकू और डकैत रहते थे जो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को किडनैप कर लेते थे या उनके सारे चीजों और पैसों को लूट लेते थे। लेकिन एक दिन एक अघोरी बाबा इस रास्ते से सफर कर रहे थे और उस दिन भी उन डाकुओं या डकैतों ने उस अघोरी बाबा को पकड़ लिया और उनसे उनकी चीजों को छीन कर ले जाने की कोशिश करने लगे और उन्हें धमकाने लगे। लेकिन वह अघोरी बाबा बहुत ही बूढ़े और ज्ञानी थे और उनके पास सिवाय कुछ पैसों और उनकी चीजों के और रोटी के कुछ भी नहीं था।
लेकिन वह डकैत इतने ज्यादा बेरहम थे कि उन्होंने उस अघोरी बाबा जी को बेरहमी से मार डाला और उन्हें जो भी सामान मिला उसे ले गए। तभी उस जंगल से कुछ किलोमीटर दूर पास वाले गांव में उस अघोरी की एक बेटी रहती थी जिसका नाम दिव्या था, और वह अपने बाबा की हत्या सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जंगल में आकर बाबा को ढूंढने लगती है। लेकिन उसके बाबा यानी अघोरी उसे नहीं मिलते हैं और इसलिए दिव्या दिमाग से थोड़ी पागल जैसी और सदमे जैसी हो जाती है। तभी अचानक से दिव्या खुद को उस जंगल में मार लेती है और उसके बाद से कोई भी डाकू या डकैत रात के समय इस जंगल में आते थे, अगले दिन बेरहमी से उनकी लाश पड़ी हुई मिलती है और उनकी आंखें बाहर गिरी हुई मिलती हैं। इसीलिए जंगल के उस घने वाले इलाके के पास रात 12 बजे के बाद कोई भी नहीं गुजरता है। और अभी रात के 11:45 हो रहे हैं और यहां से जंगल का वह इलाका जहां पर दिव्या एक चुड़ैल या पिशाचनी बन गई है और वह अब लोगों का शिकार करती है, वह 12 बजे के बाद आज और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। इसलिए बेटा, तुम लोग आज उस रास्ते से मत जाओ, ट्रक वापस घुमा लो, वरना तुम लोगों की जान तक को खतरा हो सकता है। तभी मुन्ना कहता है, वाह चाचा जी, आप तो काफी अच्छी कहानी सुना लेते हो, चलो अब जल्दी चाय पिला दो। और फिर चाचा जी चाय देते हैं और मैं चाय के कप को हाथ में पकड़ता हूं तो मेरा हाथ थरथराने लगता है और मैं मुन्ना से कहता हूं, मुन्ना तू क्या बोल रहा है? क्या आज की रात हमें उस जंगल के गहरे वाले रास्ते से गुजरना चाहिए या फिर यह सब सिर्फ अफवाह है? तो मुन्ना कहता है, अरे भैया, कहां आप भी अंधविश्वास में आ रहे हो? चाचा जी बस अपने मनोरंजन के लिए ऐसी कहानी सुना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब पहले की कहानियां हैं और हमें तो जल्दी से जल्दी तुरंत माल डिलीवरी करना है। तो चलो अब जल्दी चाय पी लेते हैं और सफर आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद मैं जल्दी चाय पी लेता हूं और मुन्ना भी चाय पीकर चाचा जी को पैसे दे देता है और मैं वापस ट्रक की स्टीयरिंग को पकड़ लेता हूं और मुन्ना भी बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और मैं ट्रक के इंजन को ऑन करके हमारे सफर को वापस शुरू कर देता हूं। जैसे ही मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया और ढाबे की रोशनी पीछे छूट गई, वैसे ही जंगल और ज्यादा घना होता चला गया। सड़क अब इतनी पतली हो चुकी थी कि लग रहा था जैसे जंगल ने उसे निगल लिया हो। मुन्ना चुप था, उसकी चाय और सट्टा दोनों खत्म हो चुके थे, पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। मैं स्टीयरिंग पर पूरा जोर लगाए बस सड़क को देखे जा रहा था। तभी मेरी नजर डैशबोर्ड पर गई। समय 12 बजने में बस कुछ ही पल बाकी थे। अचानक ट्रक ने एक तेज झटका लिया और गाड़ी बंद हो गई, ना आगे चली ना पीछे। मैं घबरा गया, दोबारा चाबी घुमाई, कुछ नहीं। मुन्ना गुस्से और डर के मिश्रण में बोला, भैया क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं, अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी सांस तक सुनाई देने लगी। ना कोई कीड़ा, ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, बस जंगल और अंधेरा। तभी दूर कहीं से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। पहले मुझे लगा शायद कान का धोखा है, पर फिर वह हंसी दोबारा आई, इस बार थोड़ी पास से। मुन्ना ने मेरी तरफ देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। भैया, यह आवाज। उससे पहले कि वह पूरी बात बोलता, हंसी बिल्कुल सड़क के किनारे से आई। ऐसी हंसी जैसे कोई औरत जानकर धीरे धीरे हंस रही हो। मैंने गाड़ी के शीशे से बाहर झांका। हेडलाइट की रोशनी सिर्फ पेड़ों के तने दिखा रही थी, कोई भी नहीं था। फिर भी वह हंसी बंद नहीं हुई। अब वह हंसी जैसे गाड़ी के चक्करों के चक्कर लगा रही हो। मुन्ना का गला सूख गया। वह धीरे से बोला, भैया, चाचा जी सच बोल रहे थे क्या? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, चुप रह, डर मत। तभी एक और आवाज आई। इस बार हंसी के बीच एक नाम मिला हुआ था, रामेश। मेरे पैर ठंडे पड़ गए। यह नाम सिर्फ मुन्ना जानता था और मैं। मुन्ना ने कान पकड़ लिए और चीखने लगा, भैया, ये मुझे भी बुला रही है। अचानक गाड़ी के ऊपर जैसे किसी ने उंगलियों से खुरचना शुरू कर दिया हो। धीरे, फिर तेज, और फिर गाड़ी के बिल्कुल सामने एक साया आकर खड़ा हो गया। सफेद कपड़े, बाल बिल्कुल चेहरे पर बिखरे हुए, और जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं
और उसके पैर सीधे नहीं थे। वह धीरे धीरे हंसकर बोली, 12 बज गए। मुन्ना रो पड़ा और मैं स्टीयरिंग को ऐसे पकड़कर बैठा था जैसे छोड़ दिया तो जिंदा नहीं बचूंगा। उस पल मुझे समझ आ गया कि हम उस जंगल में अकेले नहीं हैं। वह सफेद कपड़ों वाली औरत सड़क के बीच खड़ी थी और उसकी हंसी धीरे धीरे बंद हो गई। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई थी। फिर उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे कोई चमड़ी को खींच रहा हो। उसके बाल चेहरे से हट गए और जो चेहरा सामने आया उसे देखकर मुन्ना की सांस अटक गई। वह औरत अब चुड़ैल नहीं लग रही थी, वह मुन्ना की मां लग रही थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही पहचानी हुई शक्ल। मुन्ना के मुंह से सिर्फ इतना निकला, अम्मा। उस औरत ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और बोली, मुन्ना बेटा, गाड़ी के अंदर क्यों बैठा है? बाहर आ जा, मां ठंड में खड़ी है। उसकी आवाज में ममता थी, बिल्कुल असली जैसी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने मुन्ना का हाथ पकड़ लिया और जोर से बोला, मत सुन उसकी बात, ये वह नहीं है। पर मुन्ना की आंखें बिल्कुल खाली हो चुकी थीं। वह सीट से उठने लगा। उसकी देह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ झुक रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। बाहर खड़ी वह औरत अब मुस्कुराने लगी थी। उसकी मुस्कान बहुत गहरी हो रही थी और उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। मुन्ना ने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे खींच लिया और चीख कर बोला, ये तेरी मां नहीं है, याद कर, तेरी मां गांव में है। मुन्ना का शरीर कांप रहा था। तभी वह औरत जोर जोर से हंस पड़ी। उसकी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी और वह बोली, जो मुझे पहचान लेता है उसका शिकार और भी मीठा होता है। अचानक गाड़ी के चारों तरफ ठंडी हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और गाड़ी की छत पर जैसे किसी ने नाखून घिसना शुरू कर दिया हो। मुन्ना चीखने लगा, भैया, वह ऊपर चढ़ गई है। मैंने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया और उस पल मुझे चाचा जी की बात पूरी तरह याद आ गई। आज अमावस की रात है और हम उसके इलाके में खड़े हैं। जैसे ही मैंने आंखें खोलकर गाड़ी के शीशे की तरफ देखा, मेरा खून जम सा गया। शीशे पर अचानक लाल लाल निशान उभर आए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने अपनी उंगलियां काटकर शीशे पर घिस दी हों। वे निशान बाहर से नहीं, अंदर की तरफ दब रहे थे। शीशा धीरे धीरे अंदर की तरफ झुकने लगा। मुन्ना ने चीख कर कहा, भैया, शीशा टूट जाएगा। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी शीशे पर एक हाथ साफ साफ चिपक गया, लाल हाथ, उंगलियां बहुत लंबी और नाखून बिल्कुल काले। उस हाथ के साथ शीशे पर एक चेहरा भी उभर आया, आंखें खुली हुई, घूरती हुई और होंठों पर वही पुरानी हंसी। शीशा अब जोर जोर से चर्र चर्र की आवाज निकालने लगा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी बाहर निकल आएगा। मुन्ना अपने कान बंद करके भगवान का नाम लेने लगा। तभी गाड़ी के दूसरे शीशे पर भी वैसे ही निशान उभरने लगे। अब लग रहा था जैसे गाड़ी के चारों तरफ कोई घूम रहा हो और हर तरफ से शीशे पर नाखून घिसने की आवाज आ रही थी। फिर बिल्कुल मेरे कान के पास एक धीमी सी आवाज गूंजी, दरवाजा खोल दो। मैंने दांत भींचकर स्टीयरिंग को और जोर से पकड़ लिया। पर उस पल सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि शीशा अब बिल्कुल अंदर आ चुका था। बस थोड़ा सा और दबाव और वह टूट जाता। मुन्ना ने मेरी तरफ देखा और आंसुओं के साथ बोला, भैया, अब क्या करें? और सच कहूं तो उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जैसे ही शीशा टूटने वाला था, अचानक सब कुछ रुक सा गया। शीशे पर बने लाल निशान पल भर में जैसे किसी ने पोंछ दिए हों। ना कोई हाथ, ना कोई चेहरा, ना ही कोई खुरचने की आवाज। जंगल बिल्कुल चुप हो गया। इतनी गहरी खामोशी कि मुझे अपना दिल धड़कना साफ सुनाई दे रहा था। मुन्ना ने धीरे से आंखें खोली। उसकी सांस अभी भी तेज थी, पर वह जिंदा था। भैया, वह चली गई क्या? उसने कांपते हुए पूछा। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मेरा गला सूख चुका था। हेडलाइट की रोशनी अब सिर्फ सड़क दिखा रही थी। कोई साया नहीं, कोई हरकत नहीं। पर यह शांति बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। यह ऐसी शांति थी जैसे शिकार से पहले जंगल सांस रोक लेता हो। तभी मेरा ध्यान घड़ी पर गया। 12 बजकर 2 मिनट हो चुके थे।
मैंने एक बार फिर चाबी घुमाई। इस बार इंजन हल्की सी आवाज के साथ चल पड़ा। मुन्ना ने राहत की सांस ली। भैया, गाड़ी चल पड़ी। पर उसी पल मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। गाड़ी चल रही थी, लेकिन जंगल अब भी बिल्कुल चुप था। ना हवा, ना पत्तों की आवाज, ना कोई कीड़ा, जैसे हम किसी और ही जगह में घुस चुके हों। मैं धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाने लगा और तब सड़क के बिल्कुल बीच मुझे कुछ दिखा। एक सफेद सी चीज, जैसे कपड़ा या किसी के बाल। मुन्ना ने भी देख लिया। उसने मेरी तरफ देखा पर कुछ बोला नहीं। हम दोनों बस उस चीज की तरफ बढ़ते जा रहे थे और जितना पास जा रहे थे उतना ही मेरा सीना भारी होता जा रहा था। मुझे पूरा यकीन हो गया कि जो भी आगे है वह वापस आने के लिए नहीं, सिर्फ बुलाने के लिए खड़ा है। जैसे ही हम उस सफेद चीज के पास पहुंचने वाले थे, अचानक ट्रक की आगे वाली रोशनी एक ही पल में बंद हो गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। ना सड़क दिखी, ना पेड़, ना ही आगे कुछ। ऐसा लगा जैसे किसी ने आंखों पर हाथ रख दिया हो। मुन्ना जोर से बोला, भैया, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने ब्रेक दबा दी। ट्रक रुक गया। अंधेरा इतना गहरा था कि केबिन के अंदर भी एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी अंधेरे के बीच एक आवाज आई, बिल्कुल पास से, रमेश। मेरी सांस अटक गई। यह आवाज ना हवा की थी, ना जानवर की। यह आवाज जैसे किसी ने काफी दिनों से भूखा रहकर मुझे पुकारा हो। मुन्ना ने धीरे से कहा, भैया, वो सामने ही खड़ी है। मैंने पूछा, तू देख पा रहा है? उसने कांपते हुए कहा, मैं नहीं, पर लग रहा है वह हमें देख रही है। तभी ट्रक के बोनट पर जोर से कुछ गिरा। गाड़ी हिल गई। फिर छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी, धीरे फिर तेज, जैसे कोई ऊपर घूम रहा हो। मुन्ना ने चीख कर कहा, भैया, वह ऊपर चढ़ गई। और उसी पल अंधेरे में एक हंसी गूंजी, बहुत पास से। और फिर गाड़ी के बिल्कुल सामने किसी के सांस लेने की आवाज आई, गर्म, भारी। मैंने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। पर तब सबसे डरावना एहसास हुआ। स्टीयरिंग पर मेरे हाथों के नीचे किसी और की उंगलियां महसूस होने लगी, ठंडी। और उन उंगलियों ने धीरे से स्टीयरिंग को घुमाया। गाड़ी के पीछे से पहले बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पैर घिसट रहा हो। मैं और मुन्ना दोनों चुप हो गए। आवाज फिर दोबारा आई, इस बार थोड़ी पास से, घिस घिस। मुन्ना ने कांपते हुए कहा, भैया, यह आवाज, कोई चल नहीं रहा, घिस रहा है। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। मैंने पीछे का शीशा देखना चाहा, पर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर अचानक गाड़ी के बिल्कुल पीछे किसी के रोने की आवाज आई। औरतों जैसी नहीं, बहुत भारी, जैसे सांस के साथ रो रहा हो। उह, उह। मुन्ना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोला, भैया, ये चुड़ैल नहीं लग रही, ये कुछ और है। आवाज अब गाड़ी के बिल्कुल पास थी। फिर थप, गाड़ी के पीछे वाले हिस्से पर किसी ने जोर से हाथ मारा। ट्रक हिल गया। मुन्ना चीख पड़ा, भैया, कोई चिपक गया है। और तब मुझे महसूस हुआ जैसे कोई गाड़ी के पीछे से नीचे झुककर आगे की तरफ बढ़ रहा हो। पैर घिसटने की आवाज अब गाड़ी के साइड में आ चुकी थी, घिस घिस। और फिर ड्राइवर वाली तरफ। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। तभी ड्राइवर वाले दरवाजे के नीचे किसी का साया दिखा, बहुत नीचा, जैसे कोई खड़ा नहीं बल्कि घुटनों के बल चल रहा हो। मुन्ना ने धीरे से कहा, भैया, उसके पैर सीधे नहीं हैं। उसी पल दरवाजे के बिल्कुल नीचे से एक ठंडी हवा के झोंके केबिन में घुस आए और साथ ही एक आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास गूंजी, दरवाजा खोल दो। मैंने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। पर उस वक्त सबसे डरावना एहसास यह था कि दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से नहीं, अंदर से उसे पकड़ रहा हो। मुन्ना रो पड़ा और मुझे पूरा यकीन हो गया कि अगर इस बार दरवाजा खुला तो वापस बंद होने का कोई मौका नहीं मिलेगा। दरवाजे के बाहर जो बैठा था वह धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाता है। मेरी सांस अटक जाती है। लालटेन की हल्की सी रोशनी में मैं देखता हूं, उसकी गर्दन सीधी नहीं है, वह उल्टी तरफ घूम रही होती है, जैसे किसी ने जबरदस्ती मोड़ दी हो। उसका चेहरा हमारी तरफ नहीं,
जंगल की तरफ होता है, लेकिन आंखें आंखें धीरे धीरे मेरी तरफ घूम जाती हैं। मैं स्टीयरिंग को इतना जोर से पकड़ लेता हूं कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। मुन्ना मेरी तरफ देखता है। भैया, ये कौन है? उसकी आवाज कांप रही होती है। तभी बाहर बैठा हुआ वह इंसान बोलता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं, हवा निकलती है, जैसे पुराने कुएं से। रास्ता बंद हो चुका है। उसके बोलते ही ट्रक के शीशे पर थप 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 किसी के नाखून घिसने की आवाज आती है। मुन्ना चीखने ही वाला होता है कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है और तब मुझे याद आता है चाचा जी की बात। 12 बजने वाले हैं। डैशबोर्ड क्लॉक पर नजर जाती है। 11:59 रात, और उसी पल जंगल के अंदर से बहुत जोर से घुंघरू बजने लगते हैं। जैसे ही चुड़ैल मुन्ना के पास आती है, उसका चेहरा धीरे धीरे पहचाना जा सकता है, लेकिन आंखों में काली आग जल रही थी। उसके होंठ बस फुसफुसाए। मुन्ना मुन्ना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह अपनी ही गर्दन को रोक नहीं पा रहा था, और तब चुड़ैल के हाथ उसके कान के पास से जाते हैं। धीरे धीरे मुन्ना का सिर घूमता है। मुन्ना अपनी ही गर्दन से लड़ नहीं पाता। उसका चेहरा पहले हिलता है, फिर एक अजीब से ढांप के साथ उसकी गर्दन टूट जाती है। मुन्ना चीखता है, पर आवाज हवा में ही खो जाती है। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था गाड़ी हिल रही है। उसी पल चुड़ैल अपनी साफ और काली आंखों से मुझे देखती है और जैसे कोई खुशी से मुस्कुराती है। ट्रक के इंजन की आवाज अब हवा में गुम हो गई है। सिर्फ मुन्ना की चीख का गूंज है और जंगल का गहरा अंधेरा। मैं सिर्फ वहां खड़ा हूं, स्टीयरिंग पकड़े हुए, और मुन्ना का खून और औरत की ताकत मुझे पूरी तरह घेर रहे हैं। चुड़ैल ने मुन्ना का सिर तोड़ दिया है और अब वह धीरे धीरे ट्रक के पास से गुजरकर मेरे सामने खड़ी है। उसकी आंखें मेरे दिल की धड़कन को तोड़ रही हैं। जैसे ही चुड़ैल ने अपनी हंसी छोड़ी, उसके होंठ से एक तेज और रोती हुई चीख निकली। अब तेरी बारी है। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था गाड़ी का इंजन भी मेरी धड़कन के साथ धड़क रहा है। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ चुड़ैल की आंखें मेरे सामने चमक रही थीं, काली, खौफ से भरी और पूरी तरह शक्तिशाली। मैंने ट्रक की स्टीयरिंग और जोर से पकड़ ली, पर हाथों का बोझ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई और हाथ मेरे हाथ पकड़कर खींच रहा हो। मुन्ना की चीख अब बिल्कुल चुप हो चुकी थी। उसकी लाश अब भी ट्रक की सीट पर थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक याद बन चुकी थी, एक डरावनी याद जो हमेशा मेरे पीछे दौड़ेगी। चुड़ैल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। हर एक कदम पर जमीन पर पड़े पत्ते अपने आप हिल रहे थे, जैसे जंगल भी उसके साथ सांस ले रहा हो। मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, कैसे बचूं, कैसे? रात की हवा का झोंका गाड़ी की तरफ बढ़कर मेरे चेहरे को ठंडा कर रहा था। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा जैसे गाड़ी भी मेरी मदद कर रही हो, पर फिर चुड़ैल की हंसी पूरे जंगल में गूंज गई और गाड़ी के इंजन का शोर पूरी तरह चुप हो गया। मैं सिर्फ ट्रक में बैठा था और उसका सामना कर रहा था। चुड़ैल ने अपने हाथों से मेरी स्टीयरिंग पकड़ ली। मैं जोर से खींचने की कोशिश करता रहा, पर उसके हाथ इतनी ताकत से मेरे हाथों के साथ जमे हुए थे, ये समझ नहीं आ रहा था। फिर एक पल के लिए मुझे लगा कि वह बस हंसते हंसते रो रही है, और फिर दोबारा चीख कर बोली, अब समय आ गया है। उसके साथ साथ मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे पूरा जंगल मुझ पर नजर रखे हुए हो। पेड़, पत्ते और अंधेरा सब एक साथ सांस ले रहे थे, और मैं जानता था कि अब मैं चुड़ैल का अगला शिकार बनने वाला हूं। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और धीरे से ट्रक की छत पर चढ़ गई। मेरी आंखों के सामने उसका असली रूप खुल गया, एक पुरानी असम की रक्षक, जंगल की असली रक्षक, जो अपनी ताकत सालों से संभाल कर रखे हुए थी। उसके बाल लंबे, पूरी तरह लाल, आंखें काली और सारा शरीर धुएं जैसा महसूस हो रहा था। मैं जोर से हॉर्न बजाता हूं, पर हॉर्न का शोर भी किसी काम नहीं आता। चुड़ैल सिर्फ मेरे ऊपर मुस्कुराती है, और फिर ट्रक की छत जोर से धड़कती है और चुड़ैल एक ही छोटी सी आवाज के साथ मेरी सीट की तरफ उड़ाती है।
मुझे लगता है जैसे हवा के साथ पूरा जंगल मेरे अंदर घुस गया हो। मेरी आंखों के सामने मुन्ना का खून अब भी हिल रहा था, पर वह अब सिर्फ एक हिस्सा था। एक याद, एक चेहरा, एक चेतावनी। और फिर जैसे पूरा जंगल सांस ले रहा हो, चुड़ैल की चीख सबसे तेज हो गई और मुझे समझ आ गया कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। या तो मैं बचूं या फिर मैं भी मुन्ना के साथ इस जंगल की भयानक रात में समा जाऊं। मुझे याद आता है चाचा जी की बात। बेटा, इस जंगल में कुछ ऐसी चीज है जो चुड़ैल के सामने रखी जाए तो वह थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, पर ध्यान रहे समय बहुत कम है। मेरा हाथ कांपते हुए ट्रक के नीचे जाता है और मैंने अपनी जेब से चाचा जी के दिए हुए छोटी तलवार जैसी लोहे की चीज निकाल ली। वह तलवार पुरानी थी, पर उसमें कुछ ताकत थी। चाचा जी ने कहा था, यह सिर्फ सच्चाई और हिम्मत वाले के काम आएगी। चुड़ैल अब भी मेरी तरफ आ रही है और हर कदम पर जंगल के पत्ते, पेड़ और अंधेरा जैसे साथ में सांस ले रहे हों। मुझे धड़कन इतनी तेज महसूस हो रही थी कि लग रहा था मेरी सांस भी हवा में हिल रही है। मैंने गहरी सांस ली और अपना हाथ तलवार पर रखा। जैसे ही चुड़ैल ने अपनी काली आंखों से मुझे देखा, मैंने जोर से बोल दिया, अब रुक जाओ। उस पल के लिए चुड़ैल का कदम रुक गया, जैसे वह सोच रही हो, यह कौन है जो मेरे सामने खड़ा है। मैं धीरे धीरे ट्रक से उतरकर उस तलवार को पकड़ता हूं और अपने अंदर हिम्मत जगाता हूं। चुड़ैल अब भी ट्रक की छत पर खड़ी है। उसका रूप अब और ज्यादा भयानक हो गया है। लंबे लाल बाल, काली आंखें और धुएं जैसे चेहरे के साथ। मैंने तलवार को हवा में उठाया और उसकी तरफ जोर से इशारा किया, और जैसे ही मैं तलवार की नोक उसके सामने उठाता हूं, चुड़ैल कुछ पल के लिए जम सी जाती है। उसकी हंसी की आवाज अब धीरे धीरे घुंघरू जैसी लगने लगी। जंगल का हर पेड़, हर पत्ता अब हमारे आसपास हिलने लगा। मैं धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाता हूं, तलवार उसके सामने उठाए हुए, और बोला, यह जंगल सिर्फ सच्चाई और हिम्मत वालों का है। तुम यहां नहीं रुक सकती। चुड़ैल की आंखें मुझे घूर रही थीं। उसने एक तेज सांस ली और फिर ऐसा शोर हुआ जैसे पूरा जंगल एक साथ चीख उठा हो। मैं ट्रक के पास गया और मुन्ना की लाश को एक तरफ रखा, तलवार को और मजबूती से पकड़कर तैयार हो गया। चुड़ैल अब धीरे धीरे जंगल की तरफ हट रही थी, लेकिन उसका रूप अब भी भयानक था। लगता था जैसे किसी भी पल वापस आ सकती है। मैं अपनी आंखों में जंगल का पूरा अंधेरा और उस चुड़ैल का गुस्सा याद करते हुए स्टीयरिंग पकड़ लेता हूं। ट्रक के इंजन को जोर से चालू करता हूं और धीरे धीरे जंगल के बीच से बाहर निकलता हूं। पत्ते, पेड़ और अंधेरा अब भी हर जगह था, पर मुझे याद था, चुड़ैल के सामने तलवार की ताकत और हिम्मत ने मेरा जीवन बचाया। मुन्ना का खून अब भी ट्रक के अंदर के हिस्से में था, पर उसकी मौत ने मुझे एक सबक दिया कि जंगल के इस भयानक राज से सिर्फ वही बच सकता है जो हिम्मत और सच्चाई के साथ खड़ा हो। जैसे ही हम सड़क पर वापस आते हैं, जंगल की खामोशी, चुड़ैल की ताकत और मुन्ना की याद मेरे साथ रहती है। और मुझे पता था कि असम के इस जंगल में अब भी कुछ शक्तिशाली आत्माएं रात के समय जागती हैं। ट्रक के इंजन की धड़कन और जंगल की खामोशी के बीच मैं, रमेश, सिर्फ एक ही सोच में था, कैसे बचूं? कैसे? चुड़ैल अब ट्रक के पीछे से जोर से पीछा कर रही थी। उसकी हंसी, उसके घुंघरू की आवाज और जंगल का अंधेरा मेरे लिए एक ही संकेत था, या तो मुझे कुछ करना है या यह जंगल मेरा अंत कर देगा। तभी मेरी नजर में कुछ अजब सा चमका। जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, एक ऐसी हवेली जिसका रंग पुराना, दीवारें देखते ही जर्जर लग रही थीं और जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। मैं तुरंत मुन्ना की लाश से नजर हटाता हूं और स्टीयरिंग पकड़कर हवेली की तरफ ट्रक चलाता हूं। पत्तों की खरखर और गाड़ी की धड़कन मेरे दिल की धड़कन के साथ मिलकर एक भयावह ताल बना रही थी। जंगल के पेड़ और पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे चुड़ैल के हर कदम में वे भी उसके साथ सांस ले रहे हों। मुझे लग रहा था, अगर मैं हवेली तक नहीं पहुंचा तो जंगल का असली ज्ञान और भयानक ताकत मुझे समेट लेगी। जितना मैं हवेली के करीब आता हूं, चुड़ैल का रूप और ज्यादा शक्तिशाली लगता है। उसके लंबे लाल बाल हवा में हिल रहे थे और उसकी आंखें काली,
गहरी, जैसे अंधेरा खुद इंसान की आंखों में उतर आया हो। ट्रक का इंजन जोर से गूंज रहा था। हवेली का दरवाजा अब बिल्कुल सामने था। मैंने ब्रेक दबाया और ट्रक को धीरे से हवेली के सामने रोक दिया। पत्तों की खरखर और चुड़ैल की हंसी अब हवेली के अंदर तक गूंज रही थी। मैं धीरे धीरे ट्रक से उतरता हूं, तलवार को पकड़ता हूं और हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ता हूं। दरवाजा पुराना था, लकड़ी का और घिसा हुआ, पर अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई रास्ता दिखाने वाला हो। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा, चुड़ैल अब ट्रक के सामने खड़ी थी और अपनी हंसी छोड़कर मुझे घूर कर देख रही थी। मैं तलवार को जोर से हवा में उठाता हूं और धीरे से बोलता हूं, यहां तक आ गई, पर अब आगे तुम नहीं जा सकती। चुड़ैल रुक गई, पर उसकी आंखें अब भी मेरे ऊपर थीं और लग रहा था जैसे उसके घुंघरू और हंसी मेरे दिमाग में उतरते जा रहे हों। मैं धीरे से हवेली का दरवाजा खोलता हूं। अंदर एक पुराना बड़ा कमरा था, जिसमें चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी। पत्थर की फर्श, पुराने सोफे और दीवारों पर जमी हुई तस्वीरें, सब कुछ बिल्कुल खामोश और उजड़ा हुआ लग रहा था। जैसे ही मैं अंदर घुसता हूं, चुड़ैल थोड़ी देर के लिए ट्रक के बाहर ही रुक जाती है और तभी मुझे महसूस होता है, यह हवेली सिर्फ एक सुरक्षित जगह नहीं, यह जंगल और चुड़ैल के बीच की एक सीमा है। मैं तलवार और हिम्मत के साथ हवेली के अंदर आ गया और पीछे मुड़कर देखा। चुड़ैल ट्रक के सामने खड़ी थी, जैसे कह रही हो, यह रात अभी खत्म नहीं हुई। हवेली के अंदर एक पुराना प्रार्थना कक्ष या मंदिर जैसी जगह थी, जहां पुराने मंत्र और धुएं के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। मुझे पता था यह जगह चुड़ैल की शक्ति को रोकने में काम आएगी और यही मेरी आखिरी मौका था बचने का और शायद इस जंगल से बाहर निकलने का। हवेली के पुराने दरवाजे के अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पत्थर की फर्श से हल्की हल्की खुरचने की आवाज आ रही थी और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी हुई थीं। मैंने तलवार हाथ में कसकर पकड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। मुझे पता था चुड़ैल अब भी मेरे पीछे है और उसका हर कदम, हर सांस जंगल के अंदर के अंधेरे को हिला रही है। जंगल और हवेली के बीच का फासला अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। चुड़ैल धीरे धीरे हवेली के अंदर एक परछाई में घुस गई। उसकी आंखें काली आग की तरह जल रही थीं और उसके लंबे लाल बाल हवा में लहराने लगे। मैं पूरी तरह सख्त हो चुका था और हर कदम पर अपनी सांस रोक रहा था। जंगल की पुरानी आवाजों की तरह हवेली में भी कुछ अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई पुराना मंत्र धुएं के साथ फिर से जिंदा हो गया हो। चुड़ैल एक कमरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। उसके कदम मेरे बिल्कुल पास थे और मैंने तलवार को और जोर से पकड़ लिया। मुझे समझ आ गया, अगर मैं अभी सामना नहीं करूंगा तो जंगल के इस अंधेरे और चुड़ैल के साथ मैं भी मुन्ना की तरह मारा जाऊंगा। उसने पहला कदम बढ़ाया और जैसे ही कमरे में घुसने लगी, मैंने जोर से हवा में तलवार उठाई और चिल्लाकर बोला, यहां मत आना। वह रुक गई, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। उसकी आंखें मुझे घूरती रहीं और मैंने देखा उसके हाथ धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ने लगे। मैं चुपचाप कमरे के एक कोने में सरक गया और धुएं तथा पुराने ताबीजों को देखकर समझ गया कि यह जगह शायद मेरी मदद कर सकती है। पूरी रात चुड़ैल मेरे चारों ओर घूमती रही। हर कदम पर जैसे जंगल में पेड़ों की परछाइयां हिलती हैं, वैसे ही कमरे में भी परछाइयां कांप रही थीं। वह कभी पर्दे के पीछे से, कभी दीवार की छाया से मुझे घूर कर देखती और जैसे ही मैं जरा भी हिलता, उसका गुस्सा और बढ़ जाता। मैंने पूरी रात धुआं, तलवार और अपनी हिम्मत के सहारे उसका सामना किया। कभी वह छत से नीचे उतर आती, कभी दीवार के साथ रेंगती हुई चलती, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, पर तलवार और मेरा धैर्य मुझे हर वार से बचा रहे थे। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। चुड़ैल ने हर कोना, हर परछाई टटोल डाली, लेकिन मैं धुएं और पुराने ताबीजों की मदद से कमरे में छिपा रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जंगल के पुराने भूतों की आत्माएं भी मेरे साथ थीं, जो मुझे बचाने के लिए इस हवेली में इकट्ठा हो गई हों। जैसे ही दूर से सूरज की पहली किरण अंदर झांकने लगी, चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी।
उसकी आंखें अब भी काली थीं, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तभी मुझे समझ आ गया, ये हवेली और ये पुराने ताबीज ही मेरी जिंदगी बचाने की असली वजह थे। रात का सारा डर और भयानक अनुभव मेरे ऊपर से उतर गया। चुड़ैल धीरे धीरे जंगल की तरफ लौट गई और मैं दौड़कर ट्रक के पास पहुंचा, इंजन चालू किया और सड़क पर निकल पड़ा। मुन्ना की मौत और चुड़ैल का डर अब भी मेरे दिमाग में थे, लेकिन मैं बच गया था, सिर्फ हिम्मत और धैर्य के सहारे। जंगल की गहरी अंधेरी रात में मैं रमेश ट्रक की सीट पर वापस बैठा और इंजन को जोर से चालू करता हूं। हवा में पत्तों की खुरखुर की आवाज और चुड़ैल की हंसी अब भी मेरे पीछे से गूंज रही थी। मुझे पता था, अगर मैं अभी नहीं भागा तो मुन्ना की तरह मैं भी जंगल की घनी अंधेरी राह में खो जाऊंगा। ट्रक धीरे धीरे चलने लगा और जंगल का हर कोना, हर पेड़ मेरे आसपास हिल रहा था, जैसे पूरा जंगल मेरे साथ सांस ले रहा हो। चुड़ैल ने ट्रक के अगले हिस्से पर उछलना शुरू कर दिया और उसका रूप और भी ज्यादा भयानक लगने लगा। लंबे लाल बाल, काली आंखें और उसकी हंसी, सब कुछ मेरे दिमाग में गहरा डर भर रहा था। मैंने स्टीयरिंग को और जोर से पकड़ लिया और धीरे धीरे ट्रक की रफ्तार बढ़ाने लगा। चुड़ैल कभी छत पर, कभी अगले हिस्से के किनारे और कभी ट्रक के बगल से पास आती जाती रही। रात के 12 बजे के बाद जंगल के और भी गहरे हिस्से से निकलते हुए मुझे एक खुली सड़क दिखाई दी। वह सड़क शायद मुझे बचाने वाली थी। मैंने पूरी ताकत लगाई और ट्रक को उस सड़क की ओर मोड़ दिया। चुड़ैल अब ट्रक के पीछे से जोर जोर से उछल रही थी, लेकिन ट्रक की रफ्तार काफी बढ़ चुकी थी। पत्तों की खुरखुर और चुड़ैल की हंसी अब बस गूंज बनकर पीछे रह गई। जंगल की परछाइयां धीरे धीरे पीछे छूटने लगी और हवेली की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगी। मैं अपनी सांस संभालते हुए ट्रक चलाता रहा और सोचता रहा, शायद मैं अब बच गया हूं। जैसे ही सूरज की पहली किरणें सड़क पर पड़ी, चुड़ैल पीछे खड़ी रह गई और उसका रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। मुन्ना की मौत, हवेली का डर और चुड़ैल का खौफ, सब कुछ मेरे दिमाग में था, लेकिन मैं जीत गया था, सिर्फ अपनी हिम्मत और धैर्य के बल पर। ट्रक की सामने की रोशनी में सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ अब सिर्फ परछाइयों जैसे लग रहे थे और तब मुझे एहसास हुआ, असम के जंगल में भयानक रातें आज भी जागती हैं और जरा सी गलती इंसान के लिए जानलेवा हो सकती है। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी और आखिरकार जंगल के अंधेरे से बाहर निकल आया। मुझे पता था, यह रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी और मुन्ना की याद और चुड़ैल की हंसी हमेशा मेरे साथ रहेंगी। एक ऐसी याद जो कभी मिट नहीं सकती। जंगल के अंधेरे से बाहर निकलते ही रात का भयानक डर धीरे धीरे कम होने लगा। ट्रक की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी और पेड़ पौधे पीछे छूट रहे थे। मेरा दिल अब भी तेज धड़क रहा था। मुन्ना की मौत और चुड़ैल की हंसी अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। हर मोड़ पर, हर सड़क के कोने में मुझे लग रहा था जैसे चुड़ैल अभी भी मेरे पीछे है। फिर मैंने अपनी धड़कन संभाली और ट्रक को सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। सड़क के किनारे गांव के दिए दिखने लगे और मुझे लगा जैसे अब मैं सुरक्षित हो रहा हूं। रात का अंधेरा अब कम होने लगा था और सूरज की पहली रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। ट्रक के अंदर का माहौल अब थोड़ा शांत था, लेकिन मेरे अंदर का डर अब भी बाकी था। मैं जानता था, मुन्ना की मौत और चुड़ैल का डर कभी भी मेरे सपनों में लौट आएगा। थोड़ी देर बाद ट्रक एक छोटी सी बस्ती के पास पहुंचा। वहां के लोग मेरे ट्रक और मुझे देखकर इधर उधर हिलमिल रहे थे। मैं सिर्फ एक ही सोच में था, सामान की आपूर्ति पूरी करनी है और मुन्ना के लिए कुछ करना है। ट्रक को धीरे से रोककर मैं सामान उतारने लगा। हर डिब्बा, हर सामान जो मैं उतारता मुझे याद दिलाता था कि यह सफर कितना भयानक था, लेकिन मैं जीत गया था, सिर्फ अपनी हिम्मत और धैर्य के बल पर। सामान की आपूर्ति पूरी करने के बाद मैं ट्रक में वापस बैठा और घर की तरफ चल दिया। सड़क पर पेड़, घना जंगल और चुड़ैल की याद अब भी मेरे साथ थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा बच गया हूं। रात और जंगल का डर मैं कभी नहीं भूल सकता, पर मुन्ना के लिए और अपनी जिंदगी के लिए मैं आगे बढ़ रहा था। और इस तरह
असम के जंगल का भयानक राज, चुड़ैल की शक्ति और मुन्ना की मौत की याद मेरे साथ हमेशा रहेगी। एक ऐसी याद जो मेरी जिंदगी का हमेशा एक हिस्सा बन गई। ट्रक के इंजन की धड़कन और सड़क की खामोशी के बीच मैं, रमेश, धीरे धीरे घर की तरफ जा रहा था। मुन्ना की मौत, हवेली का डर और चुड़ैल की हंसी अब भी मेरे साथ थी, जैसे कोई साया जो कभी पीछे नहीं छूटेगा। जंगल के पेड़ और अंधेरा अब भी मेरे दिमाग में घूम रहे थे। हर मोड़ पर मुझे लगता था कहीं से चुड़ैल मुझे देख रही है या फिर मुन्ना का साया मुझे जज कर रहा है। मैंने ट्रक को धीरे धीरे सड़क पर चलाया और सोचा, शायद मैं बच गया हूं, पर यह जंगल और यह चुड़ैल का राज कभी भी पूरी तरह नहीं खुलेगा। रात का भयानक डर, मुन्ना की याद और चुड़ैल की हंसी सब मेरे साथ थे। और जैसे ही ट्रक एक नई सड़क पर मुड़ता है, मैंने महसूस किया कि जंगल का अंधेरा और चुड़ैल की शक्ति अब भी कहीं दूर पर मेरे पीछे घूम रही है। और इस तरह असम के जंगल की रात और चुड़ैल का राज एक रहस्य बनकर हमेशा जीवित रहा, जहां रमेश की जिंदगी में डर और सस्पेंस कभी खत्म नहीं हुआ। रात के भयानक सफर के बाद मैं, रमेश, ट्रक को धीरे धीरे सड़क पर चला रहा था। मुन्ना की मौत, चुड़ैल का डर और जंगल का अंधेरा अब भी मेरे दिमाग में था। सुबह की पहली रोशनी सड़क पर पड़ रही थी और पेड़ पौधे जो रात भर मुझे डराते रहे अब सिर्फ शांत साए की तरह लग रहे थे। ट्रक के इंजन की गति धीरे धीरे सामान्य हो गई और मैं अपना ध्यान डिलीवरी पर लगाता हूं। हर डब्बा, हर सामान जो हम ले जा रहे थे, मेरे लिए एक याद था कि रात का भयानक सफर सिर्फ हिम्मत और धैर्य से ही जीता जा सकता है। गांव के घरों और चौक से गुजरते हुए मुझे लगता था जैसे जंगल का डर अब पीछे रह गया हो। मैंने डिलीवरी पूरी की और ग्राहक खुश थे। उन्हें सिर्फ एक सामान्य ट्रक और समय पर डिलीवरी मिली, पर मेरे लिए यह रात और यह जंगल हमेशा एक याद बन गया। घर लौटकर मैं ट्रक को गैराज में पार्क करता हूं। मुन्ना की याद, हवेली का डर और चुड़ैल की हंसी अब भी मेरे साथ है, जैसे एक साया जो कभी पीछे नहीं छूटेगा। रात का भयानक अनुभव, मुन्ना का दर्द और जंगल की रहस्यमयी ताकत सब कुछ मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। और आज भी जब रात गहरी होती है और ट्रक के हेडलाइट्स की किनारी रोशनी से जंगल का अंधेरा दिखता है, मुझे महसूस होता है कि कहीं दूर वह चुड़ैल या कोई और भयानक रूह मुझे देख रही है। और शायद यह कहानी हमेशा अधूरी और रहस्यमयी बनी रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह डरावनी और सच्ची कहानी खत्म होती है, लेकिन मैं इस चैनल में आप लोगों के लिए हर दिन एक अनोखी और सच्ची ट्रक ड्राइवर की आप बीती और कहानी लेकर आता हूं। लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी अपना नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करवाना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अलविदा।